अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं मानुल्लाह उस्मान। देहरादून से बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर सैयद कासिम ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड हुकूमत की मदरसों के खिलाफ कार्रवाई और यूसीसी के मुद्दों पर अपना सख्त मौक़िफ़ पेश किया। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और ये सारा जो यूसीसी और तमाम उत्तराखंड के अंदर और दूसरे राज्यों में कवायद चल रही है सरकारों की, भाजपा सरकार की खासकर, उसी के रेफरेंस में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया है। और हमारे साथ इस टाइम सैयद कासमी साहब मौजूद हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। और आप संबोधित करेंगे आपको कि हम क्या इस प्रेस में आप क्या रखना चाहते हैं, सैयद साहब। जी ठीक। देखिए, मेरे साथ में एडवोकेट रजिया साहिबा हैं और लताफ़त साहब हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आपने सुना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जिसमें मुसलमानों के जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी मसलक हैं, वो सब इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ मामलात में डील करता है। तो पहला मुद्दा हमारे नज़दीक ये है कि उत्तराखंड में और अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। इसको हमने चैलेंज भी किया है, नैनीताल हाई कोर्ट में भी किया है और गुजरात हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है। हमारा मानना यह है कि यह असंवैधानिक है, गलत है, और ये जो हमारे यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है भी नहीं। पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये हक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कोशिश करने की बात है, ये स्टेट का एम्बिशन है, और स्टेट को इसको नाफिज करने से पहले, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सबको, जितने नागरिक हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने धर्म हैं, जितने सेक्ट्स हैं, सबको कॉन्फ्रेंस में लेने की जरूरत है, और उसके बाद ही ये काम स्टेट कर सकती है। अगर सबकी सहमति हो और सब तैयार हो, सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा सकता है। तो ये बात अजीब व गरीब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो एक के बाद एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक लॉ, एक कानून नाफिज कर रही है, और जिसमें बेसिकली एक खास धर्म को सब पर थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिटी है, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, और हर भाषा और हर कल्चर और हर धर्म को समान अधिकार हैं, सबको आगे बढ़ने, तरक्की करने के एक सा मौके हासिल है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आप एक खास धर्म की शिक्षाओं को या उसकी तालीमात को और उसके लॉस को सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि देश के सब नागरिकों पे यकसा तौर पे वो नाफिज होना चाहिए। जब आप एग्जाम करना शुरू करते हैं कि ट्राइबल्स को, आदिवासियों पर यह लागू नहीं होगा और कुछ और वर्गों पे यह लागू नहीं होगा, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से होगा। और दूसरी बात यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने आकर हमारा जो आर्टिकल 25 और 26 है उसके खिलाफ यहाँ पे काम किया है, उसके विरुद्ध भी काम किया है कि आर्टिकल 25 के धर्म की आज़ादी देता है, हर धर्म को अपने धर्म के मुताबिक चलने की, उस पर अमल करने की, उसके प्रचार करने की आज़ादी देता है।
लेकिन जब आप धर्म के जो कानून हैं उनको निगेट कर दें और ये कहें कि अगर आपने ये कानून जो अब नाफिज हमने जारी किया है, हमने लागू किया है, अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि आप एक कानून लागू कर रहे हैं, और बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ। तो हमारा मानना यह है, और फिर इस्लाम धर्म के जो कानून है, यानी तलाक है, निकाह है, इनहेरिटेंस है, विरासत का कानून है, ये सब को इस पर प्रभाव डालता है ये कानून। तो हमारे लिए ये कानून एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह सरकार यहाँ पर जबरन लोगों को ये कह रही है, जबरदस्ती कर रही है कि सब लोग अपना जो निकाह है, अपना जो मैरिज है, उसको इस कानून के तहत रजिस्टर करवाएं, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। आप एक धर्म के मानने वालों को, जो उन्होंने अपने धर्म के दावे को निकाह किया है, उनको कैसे कह सकते हैं कि आप एक दूसरे कानून के तहत रजिस्टर करवाएं? तो हमने इस कानून को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, अभी ये विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की न्यायपालिका जो है इसके खिलाफ फैसला देगी, इसलिए कि कानून बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धाराओं के खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करे, और उसके लिए भी पहले सब लोगों को सहमति होना चाहिए। और यही वजह थी कि 21वां हमारा जो लॉ कमीशन है उसको ये अधिक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोगों के दरमियान सहमति बनाने की कोशिश करे। 21वें लॉ कमीशन ने हमको भी कहा कि आप अपना पक्ष रखिए इसके अंदर। तो हमने जब उसका सामने पक्ष रखा तो 21वें लॉ कमीशन ने ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना उसकी जरूरत है, ना उसको लागू किया जाना चाहिए। ये बात 21वें लॉ कमीशन ने कहा, चौहान साहब ने। उसके बाद 22वां लॉ कमीशन बना तो उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 22वें लॉ कमीशन ने भी अब तक के इस पर कोई बात नहीं कही। तो हमारे यहाँ जो सहमति बनाने के माध्यम है, वहां से तो जवाब आता है कि आप इसको लागू नहीं करेंगे, वहां से तो जवाब आता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वहां से जवाब आता है कि ना नेसेसरी है, ना संवैधानिक। इसके बाद भी ये स्टेट के तरफ से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का जो तरीका है ये गलत है, और ये सिर्फ राजनीतिक से प्रभावित है। और यहाँ पर स्टेट जो है वो मुख्तलिफ धर्मों को डिस्टर्ब करना चाहती है, और ये हमारे देश के अंदर जो परंपरा रही है कि सब लोग मिलकर आगे बढ़े तो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है अंग्रेजों की, उसी को इस सरकार ने भी इख्तियार कर रखा है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि उत्तराखंड में आप जानते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग हो, वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मुख्तलिफ संस्थाएं बनाते हैं। मुसलमान मदरसे बनाते हैं जहाँ धार्मिक संस्था होती है, और ये मदरसे आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले से भी चले आ रहे हैं। और यहाँ पे शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, और धर्म के लिए जो जरूरत होती है उसके अंदर वो काम करते हैं। पानी पे तो लेकिन अब सरकार ने जो है, जो यहाँ पे मदरसा बोर्ड था, उसमें ये बात कह दी है कि अब जितने मदरसे हैं, एक तो ये कि वो क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, वो हमसे पहले उसको मान्यता लेनी पड़ेगी। मदरसा बोर्ड से, शिक्षा विभाग से आपको मान्यता लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप मदरसे चला सकते। ये बात भी गलत है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप हर धर्म के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं,
कायम कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन बराबर हस्तक्षेप किया जा रहा है और बहुत सारे मदरसों को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है कि या तो आप मदरसा बोर्ड से और शिक्षा विभाग से मान्यता लें और उसके बाद ही मदरसा चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते। तो इससे आप एक पूरे वर्ग को वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा से। देखिए, एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश में आरटीई का कानून बना था, राइट टू एजुकेशन का, जिसमें 6 और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई थी, उसमें भी मदरसा बोर्ड और गुरुकुल्स को उससे एग्जेम्प्ट किया गया था और ये कहा गया था कि वो उसमें जो है ये मदरसों पर लागू नहीं होगा ये कानून। तो ये एक दूसरी बात है, हम समझते हैं कि ये सिलसिला सही नहीं है। जैसा कि पहले मदरसे चल रहे थे और मदरसों को मान्यता भी हासिल थी और मदरसों के अंदर आप शिक्षा क्या कराएंगे, क्या प्रदान करेंगे, उसकी भी परमिशन लेनी है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाते हैं, हज के तरीका बताते हैं या कुछ और शिक्षा देते हैं कैसे अमल करेंगे, तो वो भी आप कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर में ये एक तरह का फोर्स है। ये गलत बात है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि एक लंबे अरसे से यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक अनुवाद पैदा करना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं और वो मुस्तकिल इस तरह के बयानात देते रहते हैं कि कभी धर्म की किसी पर्सनैलिटी के ऊपर में, किसी स्पिरिचुअल लीडरशिप के ऊपर में कुछ तरह के बयानात देते रहते हैं। तो ये इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। चाहे किसी धर्म के लिए कोई आदमी इंसल्ट कर रहा हो या इंसल्टिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हो, तो इसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। हमारा देश जो है वो ट्रेडिशनली सब धर्मों को साथ लेके चलने का देश है। सबको समानता हासिल है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है। लेकिन ये इस तरह का हो रहा है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कुरान मजीद के बारे में कुछ बातें कही, अपशब्द कहे जाते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, प्रशासन नहीं करता है। तो हम समझते हैं कि ये गलत है। और अभी हमारे पंजाब असेंबली में एक कानून पास किया है और उसमें उसने ये कहा है कि धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक पर्सनैलिटी पर अगर कोई अपशब्द कहे जाएंगे, गलत बात कही जाएगी, तो उसके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी। हम समझते हैं कि वही कानून उत्तराखंड में पास होना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में, उसकी धार्मिक पुस्तकों के बारे में या उसकी धार्मिक पर्सनैलिटी के बारे में भी कोई अपशब्द कहे जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात मुझे कहना है कि यहाँ पर एक सिलसिला और भी चल रहा है कि वो अगर किसी, हमारे देश में यह है कि अगर आप किसी ऐसी फीमेल बच्ची को, महिला को, नाबालिग पहला फुसला के लेके चले जाते हैं तो वो गलत कानून है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो मुस्लिम बच्ची है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन लोगों के खिलाफ में जो लोग किडनैप करते हैं, जो लोग बहला फुसला के ले जाते हैं, तो ये तो हमारे देश में जो कानून है उसका उल्लंघन है। तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन का जो रवैया है, पुलिस का जो रवैया है, वो रवैया एक खास वर्ग से मुतालिक पार्शलिटी पे मबनी है। ये सही नहीं है। सबको एक तरह से देखा जाना चाहिए, सबको एक तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये बात उस वक्त होती है जब स्टेट गवर्नमेंट भी उसी तरह हो। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो सबकी गवर्नमेंट होती है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सबकी गवर्नमेंट होती है। सबके साथ उसको सही व्यवहार करना चाहिए। और ये बात समझना चाहिए, हम स्टेट गवर्नमेंट को भी बात कहना चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट हमेशा के लिए नहीं होती है, आती है जाती है। अगर उसका व्यवहार अपने सिटीजन के साथ सही होगा तो वो आगे रही बढ़ेगी, चलेगी। और अगर उसका व्यवहार सही नहीं होगा, वो बांटने और तोड़ने और भेदभाव पैदा करने और
हेट स्पीचेस के जरिए से अगर समाज के अंदर हुकूमत करना चाहेगी, वो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। तो मैं समझते हैं कि ये बुनियादी बातें थी जो मुझे रखनी है। अगर कोई बात ऐसी रही हो जो हमने और कहनी होती है, तो मैं रजिया साहिबा से कहता हूँ कि वो भी कुछ बातें रखें और लताफ़त साहब भी कोई बात रखेंगे। जी। सरकार बंधुओं, आपको जानकारी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी अपेक्स बॉडी है, मुस्लिम्स की अपेक्स बॉडी है। जैसे इलियास साहब आपको बता भी चुके हैं और हम भी इसमें काम करते हैं। जो भी मुद्दे भाजपा सरकार के रहते हुए मुस्लिमों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ होते रहे हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, चाहे वो हमको रिट करनी हो, हाई कोर्ट जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, आप बोर्ड की तरफ से जाते रहे। आप जितनी बातें अभी यूसीसी के बारे में कही कि आपको हमने कई बारी कॉन्फ्रेंसेस करी है और उसके लिए हम हाई कोर्ट भी चले गए हैं। ये यूसीसी, आपको जानकारी है कि एक डाइवर्सिटी के देश में क्या ये संभव है? मतलब भाजपा सरकार ने ये सोच लिया है कि आंखों में धूल झोंक कर बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कोई भी काम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप सबने पढ़ लिया होगा, आपने यूसीसी का मसौदा पढ़ा होगा जिसमें कहा गया था कि हमने राय मांगी थी अल्पसंख्यकों से और मुस्लिम लोगों से, राय मांगी थी। आपने देखा था कितनी राय मांगी थी? हमारे जब 2 लाख उसमें ऑब्जेक्शंस आए थे, आपने उनका तो कुछ नहीं किया। आपने ये अपने कुछ चहते लोगों को जो भाजपा से रिलेटेड मुस्लिम्स हैं, उनके कहने पे आपने कह दिया कि यूसीसी के लिए हमें अनुमति मिल गई। अनुमति आपको तब मिलेगी जब आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देगा। अनुमति आपको तब मिलेगी जब आपको यहाँ से हमारे एक नागरिक के लिए, एक लास्ट रो पे खड़ा हुआ, उसके लिए भी आप कानून बनाएंगे। मैं ये बात ही नहीं कह रहे हैं कि हमारी शरीयत को छेड़छाड़ हुई है। आपने तो सारे नागरिकों के साथ छेड़छाड़ कर दी है। आपने तो मैं बीइंग एन एडवोकेट ये बात बहुत खुले से कह सकती हूँ कि आपने देखा वकला, हमारे सारे वकील धरने प्रदर्शन पे आए थे। हमने कितने बड़े बड़े दर्शन दिए, यूसीसी के खिलाफ वकीलों ने धरने प्रदर्शन दिए। आपने तमाम वकीलों को पाबंद कर दिया, आपने मुस्लिम को पाबंद कर दिया। आपने वो सारे कानून जो विवाह से रिलेटेड थे, जो और दूसरे कानून बने हुए थे, क्या हुआ आनंद मैरिज एक्ट का, आपने उसको तो इंक्लूड नहीं किया। आप हमें इस टाइम जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर यूसीसी के तहत, अब जो डाइवोर्स और तलाक, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में, आप रजिस्ट्री के मामले में जो चीजें यूसीसी के तहत आ रही है, उसमें कितना नागरिक परेशान है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि देश के पूरे नागरिकों को और उत्तराखंड के सारे नागरिकों को सड़कों पे आना पड़ेगा और आने के लिए तैयार बैठे हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इलियास साहब ने कि मदरसा बोर्ड को आपने किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आप? कौन से अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम हम बनाना चाहते हैं? आपने कहीं क्लियर, वो यूसीसी की तरह आपने क्लियर नहीं करा इस चीज को कि अगर बच्चे को मदरसों के अंदर नमाज पढ़ाएंगे, उन्हें रोजा रखना सिखाएंगे, कुरान पढ़ना सिखाएंगे, अपनी तहजीब को सिखाएंगे, या मुस्लिम को किस तरह जीना है वो सिखाएंगे, तो आप हमको पाबंद करेंगे? देश का कानून आपको ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इजाजत देता है कि जाके किसी को भी, किसी भी तबके को, चाहे उसमें सरदारी लोग हो, आप कह देंगे उन्हें पगड़ी नहीं बांधेंगे, आप कह देंगे उन्हें किरपान नहीं रखेंगे, आप कह देंगे उनको कि आप जो जिस तरह गुरबानी पढ़ी जाती है उसे पढ़ने से रोक देंगे, तो मुसलमानों को रोका जाएगा। आप अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम बना के हमको रोकेंगे। हमारी बहुत बड़ी आपत्ति है इस बात पे। हम मदरसा बोर्ड के अंदर आपको कोई सुधार लाने हैं, आप सुधार ला सकते हैं। सुधार बताइए हमको क्या सुधार करने, लेकिन हमारी संस्थाओं को छेड़ने की आपको हम इजाजत नहीं देंगे। अगर इस देश का कानून हमको ये इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशनल कि हम इस देश के अंदर रहें और हमें अपने रहने और सहने का और हमें अपनी तमाम चीजों का कायदे के साथ जीने का हक है, तो आप हमें हमारे साथ छेड़छाड़ ना करें। रही बात एक और, आपने ये बात कही है कि जो आपने देखा होगा पॉक्सो एक्ट के तहत जिन बच्चियों को, मुस्लिम बच्ची अगर है वो नाबालिग है, आप भी देखते हैं इसको, सारे पत्रकार बंधु देखते हैं, अगर मुस्लिम बच्ची नाबालिग है और हिंदू बच्ची भी नाबालिग है तो दोनों में फर्क क्या है?
हिंदू बच्ची को आप कहेंगे कि नहीं इसको तो आप जाएगी, वो अपने फादर के साथ, मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी, लेकिन मुस्लिम बच्चों को आप कहाँ भेज रहे हैं? ये हमें इस उत्तराखंड के प्रशासन से भी और सरकार से भी घोर आपत्ति है कि उस बच्ची के लिए आप कहते हैं कि उसी लड़के के साथ चली जाए। नाबालिग बच्ची को पुलिस के, मेरे पास कई कंप्लेंट्स हैं ऐसी कि उस मुस्लिम बच्ची को कहा गया है कि उसी लड़के के साथ जाइए, उस नाबालिग बच्ची को उस लड़के के साथ भेज दिया। कैसे भेजा आपने? मतलब इतनी अंधेरगर्दी हो चुकी है। हम इस प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप भी सरकार को चेताना शुरू करें, सरकार को बताएं कि ये अगर ये धंधा, गोरख धंधा सरकार का चलता रहा तो देश के अंदर बहुत बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। हम शांत रहना चाहते हैं, हम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, हम उत्तराखंड के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, हम तमाम देश के कानून को सिर्फ माथे पे रखे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अपनी गद्दी को संभालने के लिए, अपनी कुर्सियों को संभालने के लिए सरकार इस तरह नाजायज काम ना करे। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये आप जी अच्छा सवाल कर, अच्छा हाँ आप सवाल ठीक है, सवाल है उसका जवाब